साहब आपकी तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत, मुस्लिम लीग नून ने सियासत की है और आप तो उसके ज़ाहिर है लाहौर में बैठ के आपने उसको आंखों से देखा है कि किस तरह वो जो आप बताते हैं कि वो जो क्रिकेट खेलते थे, फिर वो आप कहानी सुनाते हैं कि किस तरह जनरल ग़ुलाम जिलानी साहब का कोई नाम का कोई आदमी था और किस तरह ये सारी जो है अपना मियां नवाज शरीफ साहब की अपब्रिंगिंग हुई और किस तरह वो वहाँ पे पहुँचे और फिर वज़ीर आला बने पंजाब के, फिर वज़ीर आज़म एक मरतबा और फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा और 2 मरतबा जो है वो कन्विक्शन के बावजूद भी बाहर चले गए। जब मुशर्रफ साहब का दौर था तब भी कन्विक्शन थी और वो एक जहाज़ आया, सूटकेस भर के दोनों भाई चले गए, बाकी जो पार्टी क़यादत थी वो जेलों में थी। और फिर जब इस मरतबा हमने देखा कि कन्विक्शन थी लेकिन प्लेटिलेट्स बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रहे थे, जब तक वो जहाज़ आया और जहाज़ में बैठे तब जाके प्लेटिलेट्स को हम शाबाश देंगे कि उन लोगों ने थोड़ा स्टेबिलिटी पकड़ी और जब जहाज़ जाके ठहरा वहाँ पे दूसरे मुल्क की ज़मीन पे उतरा तो प्लेटिलेट्स बिल्कुल स्टेबल हो गए। इस तरह की रियायतें तो पीपल्स पार्टी तो बेनज़ीर साहबा अपने दौर में कहती थी कि लाड़काना और लाहौर के वज़ीर आज़म के अंदर के साथ ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क है। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने COD भी किया और उस वक्त लग रहा था कि शायद एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, दोनों मुल्क की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान आ गई है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। और जब हमने देखा कि 27 दिसंबर का सामना हुआ था तो मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन छोड़ के वो आए थे बीबी साहबा के, उसको देख के उसके आंसुओं की भी बात की गई थी कि उसको वाकई इतना दुख पहुंचा था कि वो उसने कहा था। और फिर हमने देखा कि वो जो दौर आया, फिर जब मेमो का केस, गेट का केस निकला सामने आया तो फिर हमने देखा कि काला कोट पहन के मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो चले गए वहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उस वक्त उनके भाई जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो जो मुल्क के सदर के लिए जो ज़बान इस्तेमाल करते थे, तो उस वक्त से लेकर हमें नहीं लगता कि COD का स्पिरिट फिर जाके बचा हो। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने उस COD के स्पिरिट को बहाल रखते हुए जब 2014 के धरने हुए और मियां साहब तकरीबन ये काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट कर चुके हैं कि मियां साहब इस्तीफ़ा पर राज़ी हो गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से एतजाज़ हसन और सैयद खुर्शीद शाह और दीगर ज़ुमा ने उनको कहा कि हमने असेंबली का फ्लोर नहीं छोड़ना है। उनको लाहौर से बुला के इस्लामाबाद के अंदर असेंबली में तकारीर शुरू हुई और फिर हमने देखा कि वो जो बाहर बैठे हुए थे असेंबली के और जो अंदर बैठे हुए थे असेंबली के, उस वक्त फिर एक बिल्कुल COD का स्पिरिट हमें उस वक्त नज़र आया कि मुल्क के अंदर इदारों की और इस्तेहकाम की बहाली, इदारों के इस्तेहकाम की बात हुई और ये कहा गया कि जत्थे लेकर कोई भी जो है वो इक़्तिदार को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि वो जब मियां साहब थे तो एक बयान दिया था जरदारी साहब ने और उसका रद्द-ए-अमल आया था हमारे इदारों की तरफ से, तो मियां साहब ने वो उस दिन जो उसकी मुलाकात तय थी जरदारी साहब के साथ वो ख़त्म कर दी थी, नाश्ता कैंसिल कर। ठीक है, वो सब हमने देखा। आपने उसको बिल्कुल हमसे ज़्यादा क्लोजली मियां साहब की सियासत को देखा है। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं और चौथी मरतबा को तो चलो शहबाज शरीफ वाले दौर को छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो कोयटा में थे और हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कोयटा में मियां साहब के पास कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं था कि वो बता सकते लोगों को कि मैंने बलूचिस्तान के लिए ये किया है, मैंने बलूचिस्तान के गैस पे रॉयल्टी दी है, मैंने बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस पे कोई आवाज़ उठाई है या उसके लिए मैंने कोई इनिशिएटिव लिया है, मैंने कोई बलूचिस्तान के लोगों के दुख और दर्द को बांटने के लिए कोई 2 जुमले कहे हैं या कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई लेजिस्लेशन करवाई है। ना ही वो सिंध में जब आ रहे हैं तो कल उसने मरी के अंदर जो बात की है, मैंने कल के अपने प्रोग्राम में वो बीबी साहबा के 94-96 के वो क्लिप मैंने और अखबारों के कटिंग मैंने दिखाई कि ये बात तो थरकोल की बीबी साहबा ने अपने दूसरे दौर में के अंदर इनिशिएट की थी। सीपा कंपनी का नाम था, गोल्डन वू उसका ऑनर था, उसने आके यहाँ पे वो किया था और मियां साहब के ऊपर सिंध और पाकिस्तान के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि उसने वो सारा
प्रोजेक्ट कोल का बंद किया, आज मियाँ साहब पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को के आंखों में धूल झोंक के ये कहना चाहते हैं कि वो मैंने शुरू किया था। तो उसको सिंध के अंदर भी कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं है जो मियाँ साहब कह सकें कि मैंने 3 मरतबा जब मैं वज़ीर आज़म बना था तो मैंने कराची से लेकर कश्मीर तक ये चीज़ें दी थी। तो उसके पास वो भी नहीं है। और जो तीसरी बात यह है कि हमारा जो सराइकी वसेब है जिसके 3 डिवीज़न से हैं और वहाँ पे 50-55 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, उस नवाज शरीफ साहब के दौर से अगर उसको देखा जाए 85 से जब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं उस वक्त से लेकर अब तक देखा जाए तो इन सारे अरसे में तकरीबन 4 दिहाइयाँ हो गई हैं। इन 4 दिहाइयों में जो सराइकी वसेब के अंदर जो एहसास महरूमी ने जो पनपी है वहाँ पे, और जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जो है वो तख्त लाहौर से शदीद नफ़रत की है, तो सराइकी इलाकों को भी उसने कुछ नहीं दिया। तो अब मियाँ साहब जो है वो, क्योंकि वो मैं एक ख़बर अक्सर दिखाता हूँ कि साद रफ़ीक साहब के जब अपना मियाँ साहब की आखिरी गवर्नमेंट थी 2017 के अंदर 97% ऑफ द रेलवे बजट वाज स्पेंट इन पंजाब, ये खबर छपी थी हमारी अंग्रेज़ी अखबारों के अंदर। तो ये सूरत हाल है मियाँ साहब की। अब वो बलूचिस्तान के लोगों को क्या कहेंगे, वो सिंध के लोगों को क्या कहेंगे, वो सराइकी वसेब के लोगों को क्या कहेंगे। आपको मैं चाहता हूं कि आप मियाँ साहब की उस सारी सियासत के तनाजुर में आज हमारे नाजरीन के बताएं कि उसका वो अब जो इस तरह जिन कांधों पे चढ़ के आ रहे हैं और ये इन इलाकों के लोगों के लिए क्या खुशखबरी मिल सकती है। देखिए, मैं बहुत इख्तिसार, क्योंकि आपने उसका तमाम अहाता जो है कवर कर दिया है, सीधा पॉइंट, मैं उसको इख्तिसार से कैप्सुलेटेड फॉर्म में बताऊंगा कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि शालमी के अंदर ये सॉफ्ट बॉल क्रिकेट के शील्ड देते थे और वो इनामी वो जो है जब शाम को वो मैच खत्म होता था तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की इनका एक PRO टाइप होता था, वो हमारे इदारे के अंदर तस्वीर लगवाने के लिए मिन्नत समाजत करने के लिए आधा घंटा बैठा रहता था। आई नो इट, मैं अपनी अखलाकियात और मोरालिटी से बताता हूँ, कोई ये पॉलिटिकल खानदान नहीं था। और उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि इनकी ना कोई इस तरह की इमारत थी, ना इस तरह की दौलत की रेलपेल थी। फिर हमने CPNE का, जब मैं सीनियर नायब सदर था, तो मैंने देखा कि वो एक तरफ तो उनको जो है बहुत ज्यादा अमीर बताया जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ तो एक CPNE के इजलास में रोने लगे थे कि मैं मजदूर का बेटा हूँ।